हाँ भाई, सब लोग आ गए। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। हाँ भाई, ये वाला एक सवाल दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। यस सर। ये मैंने तुम्हें करने के लिए दिया था, किया किसी ने? आज इंदिरापुरम में कुछ एक दो बच्चे नए लग रहे हैं। फर्स्ट क्लास है क्या उनकी? क्या नाम है बेटा, तुम लोगों का नाम बताओ। माइक से माइक ऑन करके बोलो। नहीं आ रही आवाज। बाहर से किसी को बुला लो, उनको उनसे पूछो। किसी कोऑर्डिनेटर को बुला लो, उनसे बोलो माइक की आवाज नहीं जा रही है। बोला हुआ है? ठीक है। आगरा सेंटर, हाँ भाई। ये वाला सवाल किया। देखो, ये जो बच्चे आज नए आए हैं, उनको बता दें, हम मोल कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है और उसमें कुछ थोड़ा सा पोर्शन हमने कवर कर लिया है। तो तुम लोग का जो भी मिस हुआ होगा वो सेंटर पर ही कोई ना कोई टीचर कवर करा देगा। तो फिर तुम हम लोगों के साथ आ जाओगे। तो इसमें थोड़ा सा चीजें ऐसी हैं, हालांकि नाइन्थ में पढ़ा हुआ होता है। तुम लोगों ने मोल कैसे 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 निकाले जाते हैं, मोल्स किन्हें कहते हैं, ये तुमने पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सा अपनी नाइन्थ की बुक से भी रिवाइज कर सकते हो कि मोल्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और उसके ऊपर बेस कुछ ऑब्जेक्टिव, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव जो नाइन्थ के ऊपर रिलेटेड, और उसके बाद फिर ये चीजें करोगे तो ये समझ में आएगा। ये मुश्किल नहीं है। तो जैसे किसी को सबको पता होगा, अगर कोई सैंपल का वेट गिवन होता है तो हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब वेट गिवन होता है तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो उन्हीं सब चीजों को यूज किया गया, ऐसा नहीं कुछ नया है यहाँ पर, उन्हीं सब चीजों को यूज किया गया। तो हम यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे थे। और उसी में सबसे पहले कुछ सवाल करने के बाद एक सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल था जो दिया गया था, मुश्किल सवाल है ये। इसमें ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है आपके पास X4O6, और इस X4O6 में जो X का वेट है वो 5.72 ग्राम है। 10 ग्राम X4O6 में X का वेट 5.72 ग्राम। पूछा गया X का एटॉमिक वेट क्या हो। ये सवाल किसी ने अटेम्प्ट किया भाई? आगरा में किसी ने? वैभव? नहीं कर पाया, मैं सवाल का ही कर रहा था। अच्छा, अब इंदिरापुरम का माइक ऑन हुआ क्या? अभी भी आवाज नहीं आ रही इंदिरापुरम? ना। सब लोग एक बार अटेम्प्ट करके देखें जरा सवाल। अभी भी आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ, अब बोलो जरा एक बार। नहीं आ रही। अच्छा, अब ठीक है। अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है, अभी सही हो जाएगा वो। अब तुम लोग ये बताओ, इशारों से ही बताओ सबसे पहले। मोल वाला चैप्टर पढ़ा है पहले नाइन्थ में? कभी मोल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वेट याद आ रहा है ये?
तो उसी को उतना ही 9th वाला जो चैप्टर तुमने पढ़ा था ना, उसको उतना ही रिवाइज कर लेना एक बार, कि मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, एटम्स कैसे निकलते हैं, मॉलिक्यूल्स किसे कैसे कैसे निकलते हैं, अवागाड्रो नंबर किसे कहते हैं। वो जो 9th में अपना एक छोटा सा पोर्शन था ना, उसको एक बार रिवाइज करना। ठीक, हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, तो एक दो क्लासेस आगे निकल चुके हैं, तो तुम लोग को हो सकता है आज की क्लास में थोड़ा कम समझ में आए, बट एक बार उसको रिवाइज कर लोगे तो इनको जब दोबारा लेक्चर को देखोगे, रिकॉर्डिंग को, तो तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा, है ना। तो एक बार पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग प्लस वहां पर जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ी सी हेल्प ले लो कि भाई हमारा ये चीज मिस हो गया है, आप जरा जल्दी से कवर करा दीजिए, तो वो कवर करा देंगे। ठीक है ना, तो हम उसके लिए भी उनको एक बार इंटीमेट कर देंगे। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, इस सवाल में थोड़ा सा जिसको जितना भी समझ में आ रहा है, जो पुराने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा समझ में आएगी ये वाली बात। हमने इस तरह से कॉम्पोजिशन से रिलेटेड या किसी भी मॉलिक्यूलर सैंपल के अंदर इंडिविजुअल एटम्स के वेट और उनकी परसेंटेजेस के बारे में बात की थी। ये सवाल बिल्कुल वैसा ही सवाल, बस ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए क्योंकि ये उल्टा है। अब तक क्या होता था कि अब जैसे मैं मान लो मैं इस सवाल को चेंज कर देता हूं, मान लो मैं इस सवाल ऐसे ना देता हूं, इस सवाल को ऐसे पूछता हूं तुमसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है, सपोज P4O10 या P4O6 कुछ भी ले लेते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है P4O6 और इस P4O6 में इसका वेट 10 ग्राम। आपसे पूछा जा रहा है बताइए इस P4O6 में फास्फोरस का वेट कितना है। बताओ ये सवाल कैसे करोगे, एक बार सब लोग सोच के देखें। मेरे पास P4O6 का एक सैंपल है जिसका टोटल वेट 10 ग्राम दे रखा है। वो कह रहा है इस सैंपल में फास्फोरस का वेट कितना है। कैसे करते थे बताओ, अगर मुझे कोई मॉलिक्यूलर सैंपल दे देता था तो मैं इंडिविजुअल एटम्स के वेट तक कैसे पहुंचता था। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता था, इस सैंपल का जो वेट दे रखा है उससे इस सैंपल के मोल निकालने पड़ते थे, और जैसे ही सैंपल के मोल मिल जाते थे मुझे इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स मिल जाते थे, और इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स की मदद से इंडिविजुअल एटम्स का मैं वेट कैलकुलेट कर लेता था। कुछ याद आ रही है वाली बात। ये सवाल तुम कर चुके हो, यानी इस तरह का सवाल तुमने किया हुआ है कि आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल का वेट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि उस सैंपल के अंदर पड़े हुए इंडिविजुअल एटम का वेट कैसे निकालें। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इस सैंपल के वेट से आप सबसे पहले सैंपल के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और सैंपल के मोल्स निकालने के लिए आपको इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। और यही चीज मैं इंदिरापुरम वाले बच्चों से कह रहा था कि अगर आपको वेट पता हो तो मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपने 9th में किए, एक बार उनको रिवाइज करना तो ये चीजें ज्यादा आसान लगेंगी। यानी आपको जो टोटल वेट दे रखा है वो 10 ग्राम दे रखा है सैंपल का वेट, और मॉलिक्यूलर वेट जो इस P4O6 का होगा वो कैसे निकलेगा। फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता, या हमें याद करना पड़ेगा, नहीं तो हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 है और ऑक्सीजन का 16 होता। अब बताओ जरा P4O6 का टोटल कितना हुआ। P4O6 में P का हुआ आपका 124 प्लस 96, 124 प्लस 96 कितना हुआ भाई, 220। ये आपका टोटल वेट हो गया, ये आपके मोल्स हो गए P4O6 का। अब बताओ क्या करते थे, जब सैंपल के मोल मिल जाते थे तो आप इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स निकाल लेते थे। तो अगर आपको सैंपल के मोल पता चल गए तो फास्फोरस के मोल्स कितने होंगे, सैंपल के मोल्स के 4 टाइम्स। सबको याद है वाली बात। यानी अगर सैंपल के मोल पता चल गए तो जो फास्फोरस एटम्स के मोल्स होंगे वो होंगे सैंपल के मोल के 4 टाइम्स, यानी 10/220 इंटू 4 मोल ये फास्फोरस के हो जाएंगे। और अगर ऑक्सीजन के मोल निकालने हो तो वो कितने हो जाएंगे, 10/220 इंटू 6 ये हमारे ऑक्सीजन के। हमें दोनों लोगों के मोल्स पता चल गए, और जब दोनों लोगों के मोल्स पता चल जाएंगे तो दोनों लोगों का वेट पता चल जाएगा। आप फास्फोरस का भी और ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स के बाद वेट निकालने के लिए एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी आपने मोल्स कितने निकाल दिए, 10/220 इंटू 4 इंटू एटॉमिक वेट अभी आपने बताया 31 ग्राम होता है। यानी देख लीजिए आपका कि आपके पास 10 ग्राम का सैंपल है, उस 10 ग्राम के सैंपल में कितने फास्फोरस का वेट है वो ये। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का वेट निकालना पड़ता तो कितना आता, 10/220 इंटू 6 इंटू 16 ग्राम ये ऑक्सीजन का वेट आ जाता। ये दोनों लोगों के वेट मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन ये किया कैसे, ये किया है मैंने सबसे पहले सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के मोल से एटम के मोल, एटम के मोल से एटम का वेट कैलकुलेट किया गया है। यानी सबसे पहले मुझे सवाल में क्या दिया गया था, सैंपल का वेट, वेट ऑफ सैंपल। फिर मैंने क्या किया, वेट ऑफ सैंपल के बाद मैंने निकाले मोल्स ऑफ सैंपल। फिर मैंने क्या किया, मोल्स ऑफ सैंपल से मैंने निकाले मोल्स ऑफ एटम।
मोल्स ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स, और उसके बाद मैंने निकाला वेट ऑफ एटम। यानी ये एक सेट सीक्वेंस है मेरा, यानी सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, सैंपल के मोल से एटम्स के मोल्स, एटम्स के मोल्स, और एटम्स के मोल से एटम्स का वेट। ये मेरा सेट सीक्वेंस है जो मुझे फॉलो करना पड़ा इस सवाल। और जनरल यही होता है, तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने तुम्हें कई बार बताया कि अगर आपको सैंपल की इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप इंडिविजुअल एटम्स की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसका तरीका एक ही है, सैंपल की इंफॉर्मेशन आपको सैंपल के मोल दे देगी, सैंपल के मोल से आप इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स निकाल लीजिएगा, और इंडिविजुअल एटम्स के मोल से इंडिविजुअल एटम्स का वेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सवाल तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें मॉलिक्यूलर वेट पता था। तुम समझना जरा, इस सवाल में तुमने क्या किया, 10 ग्राम P4O6 में कितना फास्फोरस है वो ये, ठीक, क्योंकि तुम्हें फास्फोरस का एटॉमिक वेट पता था। जो मैंने तुम्हें सवाल दिया वो बिल्कुल सिमिलर सवाल है, सिर्फ एक फर्क है। फर्क क्या है, सैंपल 10 ग्राम लिया मैंने, उसमें मैंने तुम्हें यह बता दिया है कि एक्स है कितना। भाई इस नीचे वाले सवाल में तुमने क्या किया, सैंपल का वेट गिवन था, यहां भी गिवन है, यहां भी गिवन है। इस सवाल में एक्स का वेट गिवन है और एक्स का एटॉमिक वेट पूछा गया है, जबकि मेरा वाला जो नीचे वाला सवाल है उसमें पी का एटॉमिक वेट गिवन है, तुमसे पी का वेट पूछा गया। दोनों सवालों में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जो ये वाला सवाल है, इस सवाल में आपको टोटल वेट दे रखा है और उसमें पी का वेट आपने कैलकुलेट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपको पी का एटॉमिक वेट पता था। ऊपर वाला जो मैंने तुम्हें सवाल दिया वो सवाल क्या है, उसमें मैंने तुम्हें टोटल वेट दे रखा है और उस टोटल वेट की हेल्प से आपको एक्स का वेट मैंने दे दिया। जो आप यहां निकाल रहे हैं वो मैंने आपको पहले से प्रोवाइड कर दिया। आपको एक्स का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है, जस्ट रिवर्स। यानी सेम स्टेप्स फॉलो किए जाएं और इन सेम स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आंसर निकाला जाए। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई नए तरीके से हर सवाल को करोगे तो कितना याद करके जाओगे। कोई एक सेट तरीका बनाया जाए जो सवालों को करने के लिए किया जा सकता है, और वो यही है कि अगर आपको किसी भी सैंपल का टोटल मोल्स पता हो, या सैंपल का वेट गिवन हो, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सैंपल के मोल्स पता हो, तो आप सैंपल के मोल्स की हेल्प से इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद इंडिविजुअल एटम का वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये जो सवाल था इसी से मिलता जुलता, जैसे ये जो ऊपर सवाल दे रखा है, मैं इसको एक बार सॉल्व करके देखता हूं। ये नोट कर लिया सबने? ये वाला सवाल सबके समझ में आ गया? नीचे जो मैंने किया, नीचे मैंने सिर्फ सैंपल P4O6 ले लिया, ऊपर वाला सवाल भूल जाओ। P4O6 के अंदर, P इज द फास्फोरस, P4O6 के अंदर 10 ग्राम सैंपल में फास्फोरस का वेट क्या है, ये सवाल। तो तुमने कैसे किया, 10 ग्राम P4O6 के मोल्स निकाल लिए, उनके मोल से फास्फोरस के मोल्स निकाल लिए, और फास्फोरस के मोल से फास्फोरस का वेट निकाल लिया, बात खत्म। ये सवाल था मेरा, खत्म। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सेम सवाल है, सिर्फ एक फर्क के साथ कि X4O6 के अंदर एक्स का वेट मैंने तुम्हें दे देता हूं, मैं खुद बता देता हूं एक्स का वेट कितना है, तुम मुझे बताओ एक्स का एटॉमिक वेट कितना। समझ में आ रहा है? तो यानी अब मैं दूसरे वाले सवाल की अगर बात करूं तो दूसरा वाला सवाल जो आएगा वो आएगा, वो क्या निकल के आएगा दूसरा वाला, इस सवाल में हमें X4O6 का वेट गिवन 10 ग्राम। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको बता दूं कि वेट ऑफ X इज 5.72 ग्राम, ये मैं आपको पहले से बता देता हूं। आप बताइए X का एटॉमिक वेट क्या है, ये सवाल। अच्छा, अब एक काम करते हैं, तुम इसको भूल जाओ, एक्स का वेट। तुम ये बताओ, अगर तुम्हें सैंपल का वेट पता होता है तो तुम इसके अंदर पड़े हुए इंडिविजुअल एटम का वेट कैसे निकालते हो? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले सैंपल के मोल्स निकालने चाहिए। तो मैं सबसे पहले सैंपल के मोल्स निकालता हूं। अब यहां से सैंपल के मोल्स निकालते हैं। सैंपल के मोल्स कैसे आएंगे? 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? क्या तुम्हें एक्स का एटॉमिक वेट पता है? नहीं, वही तो निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, एक्स का एटॉमिक वेट m मान लेते हैं। समझ गए? तो अगर एक्स का एटॉमिक वेट m है तो बताओ वेट कितना हुआ? 4m + 96। क्लियर है? यानी द मोल्स ऑफ दिस X4O6 वो ये। फिर क्या करते थे? जब सैंपल के मोल मिल जाते थे तो क्या करते थे? निकालते थे। एटम्स के मोल कितने होंगे? 4 गुने। यानी एक्स का जो मोल होगा वो होगा 10 अपॉन
4m प्लस 96 इंटू 4। ये किसके मोल हो गए? ये हो गए x के मोल। और जब x के मोल आ जाते हैं तो x का वेट आ जाता है। x का वेट हो जाएगा मोल्स, दैट इज 4m प्लस 96 इंटू 4। ये मोल्स हो गए इंटू एटॉमिक वेट। और x का एटॉमिक वेट कितना है? m। यानी ये मेरा वेट आ गया। यानी ये जो चीज है ये क्या था? दिस इज वेट ऑफ सैंपल। वेट ऑफ सैंपल ये क्या है? ये है मोल्स ऑफ सैंपल। मोल्स ऑफ सैंपल ये क्या है? ये है मोल्स ऑफ एक्स। मोल्स ऑफ एक्स। और ये क्या है? दिस इज वेट ऑफ एक्स। सब लोग समझो जरा, क्या सवाल में तुम्हें एक्स का वेट दे रखा है? तो फिर इसको 5.72 से इक्वेट कर दो। अननोन क्या है? एम। सॉल्व हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये आंसर है। सब लोग समझने की कोशिश करो। देखो वही है कि कुछ लोग इस सवाल को अलग तरह से सोचते हैं कि यार नहीं, हम इस तरह से नहीं करेंगे। मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरह के सवालों को करने का सिर्फ एक ही तरीका समझ लीजिए ना। एक तरीका मतलब जब कभी भी सैंपल के मोल्स गिवन होते हैं या सैंपल का वेट गिवन होता है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में सैंपल के मोल्स गिवन होते हैं, तो आपको इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स और वेट कैसे निकाला जाता है उसको एकदम एक तरीका याद कर लो, बस बात खत्म। इस सवाल को नया मत समझो। ऐसे सोचो कि एम के टर्म्स में तुम्हें सब कुछ पता है। भाई ये मान लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है 4m प्लस 96, बात खत्म। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट पता है तो इसके मोल्स पता चल जाएंगे, इसके मोल्स पता चल जाएंगे तो x के मोल्स पता चल जाएंगे, x के मोल्स पता चल गए तो x का वेट पता चल जाएगा, और उस x के वेट को गिवन वेट से इक्वेट कर दो। इस सवाल में और इससे पहले वाला जो सवाल मैंने किया था उसमें क्या फर्क है? इससे पहले वाले सवाल में m गिवन था, तुमने वेट निकाला था, याद है? P4O6 में P का एटॉमिक वेट पता था, यानी ये वैल्यू पता थी और तुमने ये निकाल ली थी। ठीक, इस सवाल में क्या है? इस सवाल में ये वैल्यू गिवन है और m निकालना है। जस्ट रिवर्स, उल्टा, सेम। सब लोग इसको समझो जरा। और ये तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि बिल्कुल एक सेट पैटर्न होता है। सैंपल की इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल एटम्स के वेट तक कैसे लेके जाती है, ये बिल्कुल सेट पैटर्न है। आप बिल्कुल उल्टा सीधा दिमाग मत लगाइए। सैंपल का वेट दिया जाएगा या सैंपल के बारे में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे आप सैंपल के मोल्स निकाल सकें। और एक बार जब सैंपल के मोल मिल जाते हैं तो इंडिविजुअल एटम्स के मोल 4 से मल्टीप्लाई करके निकल आएंगे। एक्स का मोल 4 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा और ओ के मोल 6 से मल्टीप्लाई करके निकलेंगे। तुम्हें ओ के मोल चाहिए एक्स के? एक्स के, तो मैंने एक्स का वेट, एक्स के मोल निकाल लिए। एक्स के मोल से एक्स का वेट, मोल से वेट कैसे निकलता है? एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके। और एक्स का एटॉमिक वेट तुमने कितना माना है? एम, तो आपने एम से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी एक्स के मोल्स को एक्स के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके आपको एक्स का वेट मिल जाएगा। और सवाल में वो एक्स का वेट ऑलरेडी कितना गिवन है? 5.72। यानी एक्स का एटॉमिक वेट एम इज अननोन। आप एम को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो ये सवाल मेरा मानना यह है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड सवाल या किसी भी सैंपल के एनालिसिस से रिलेटेड सवालों में सबसे मुश्किल कैटेगरी मानी जाती। तो इसलिए इसको किसी बच्चे को ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है या एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये ऑब्वियस, क्योंकि ये मुश्किल कैटेगरी का सवाल। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बार बार ये याद करना पड़ रहा है कि सवाल करने का तरीका क्या है या इस तरह के सवाल करने का तरीका क्या है, तो गड़बड़ है यार। मेरा सजेशन ये कि इस तरह के सवाल या ऐसा कोई भी सवाल जिसमें सैंपल की इंफॉर्मेशन आपको सैंपल के अंदर पड़े इंडिविजुअल एटम्स के वेट तक लेके जाती है, उसका एक सेट तरीका होता है। सैंपल की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आप सबसे पहले सैंपल के मोल्स निकालिए, उस सैंपल के मोल से इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स निकालिए और इंडिविजुअल एटम्स के मोल से इंडिविजुअल एटम का वेट निकालिए। ये एक सेट तरीका है। कैसा भी सवाल हो उसके लिए एक सेट पैटर्न मैंने याद कर रखा। मैं हर तरह के सवालों को करने का अलग अलग तरीका याद नहीं करूंगा। मुझे एक सीधा एक तरीका समझ में आता है, वो यही है। आप किसी भी तरह से मुझे सैंपल की इंफॉर्मेशन दीजिए, मैं एटम के अंदर घुसकर आपको एटम का वेट कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। मैं अभी इसी से रिलेटेड एक इससे आसान सवाल तुमसे पूछता हूं, इससे आसान, लेकिन ये एक अच्छी कैटेगरी का सवाल। इस सवाल को जस्ट उल्टा बनाया गया है। ये आगे बढ़े भाई, ये सबके समझ में आ गया है? पीछे भाई इंदिरापुरम आवाज आ रही है? अब बोलना शुरू किया तुम लोगों ने? अभी भी नहीं आ रही है यार? माइक क्या बोलो, माइक बाहर किसी को बोला है? कोई वहां बैठा हुआ है, कोऑर्डिनेटर है कोई? बुलाओ, दिखाओ, शक्ल दिखाओ उनकी। भैया ये चल क्यों नहीं रहा है माइक?
नहीं, आवाज नहीं आएगी, थोड़ा सा ऐसे इशारे से बताओ। माइक खराब है? माइक खराब है क्या? बताइए, क्लास से पहले सही करना चाहिए था इसको। पीछे जो एक बच्ची बैठी है उसके समझ में आया? आया ये कुछ समझ में? हम लोग, तुम लोगों में से किसी से मुलाकात पहले हुई है क्या हमारी सेंटर पे? जब एक बार आया था मैं संडे के दिन, आए एक दो लोगों से मुला है मैं, आगे वाले शायद ब्लैक टी शर्ट में जो बैठा उससे मुलाकात हुई है एक बार। हाँ, पीछे जो मैम बैठी हैं तुमसे मुलाकात हुई थी बेटा? नहीं, अच्छा ठीक है, तो इस संडे को मिलते हैं फिर। तो ये वाली बात समझ में आ गई सबके? तो देखो, थोड़ा सा मुश्किल सा लग सकता है, मैं इससे ज्यादा इजी, इसी सवाल को थोड़ा सा और इजी वे में पूछ लेता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। लेकिन ये कि यार ये वाले सवाल जो है ये अच्छी कैटेगरी के सवाल हैं, इनको मुश्किल माना जाता है, तो इसलिए ये करने सीखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, बिल्कुल सीधा सवाल, अ कंपाउंड MCO3 ले लेते हैं, has 80 ग्राम of M in its 200 gram sample. Find the atom M. बताइए M एटम कौन? ये सवाल। मैं इसी सवाल को ऐसे पूछ रहा हूं जो कि अच्छा तरीका है, मुश्किल तरीका है पूछने का, और इसी सवाल को सीधे तरीके से भी पूछता भी मैं सीधे तरीके से भी पूछूंगा, लेकिन पहले तुम इस बारे में सोच के देखो। मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं उस कंपाउंड का नाम नहीं जानता। मेरे पास जो कंपाउंड है वो MCO3, मैं नहीं जानता ये कौन है, तो ऑब्वियसली हमने कभी नाम तो सुना नहीं। ये MCO3 एक कंपाउंड है जिसमें M इज अननोन, ये एक अननोन आदमी। मुझे यही बताना है कि इस M की शक्ल क्या है, M कैसा दिखता होगा, M कौन है आखिर, जो कि इसके बारे में बताया गया है। अगर इस सैंपल का 200 ग्राम ले लिया जाए तो उस 200 ग्राम के सैंपल में जो M का वेट है वो 80 ग्राम होगा। ये इंफॉर्मेशन दे दी। क्या तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल X4O6 वाला सवाल है? X4O6 का वेट गिवन था और तुम्हें X का वेट गिवन था, तुमने X का एटॉमिक वेट निकाल लिया था। बिल्कुल सिमिलर, MCO3 का टोटल वेट गिवन है और उसके अंदर M का वेट गिवन है, आपको M का एटॉमिक वेट निकालना है। एक बार M का एटॉमिक वेट मिल गया तो हो सकता है आपको M की शक्ल दिख जाए, एटॉमिक वेट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एटम कौन सा है। सबसे पहले क्या करना चाहिए बताओ? सैंपल के वेट से सैंपल के मोल से एटम के मोल और एटम के मोल से एटम का वेट। क्लियर है? इंदिरापुरम के बच्चे क्लियर है बेटा? मैम क्लियर है? ठीक, अब बताओ सैंपल के वेट से सैंपल के मोल। देखो बस यही पढ़ने के लिए कह रहा हूं मैं, यही तुम लोगों से 9th में रिवाइज करने के लिए कह रहा हूं। वेट से मोल कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। याद आ रहा है ये वाली बात? जिसको याद नहीं आ रहा है वो आज एक बार 9th की बुक से रिवाइज कर लेगा या अपनी 11th की बुक से रिवाइज कर लेगा कि वेट से मोल कैसे निकलता। तो अगर सैंपल का वेट गिवन और उसके मोल्स निकालने हो, वेट कितना गिवन है सैंपल का? 200 ग्राम। अगर इसके मोल्स निकालने हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट से। सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे M का एटॉमिक वेट नहीं आता, तो मान लेता हूं M का एटॉमिक वेट X है और CO3 का 60 होता है। चेक करके देखो, यानी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MCO3 X + 60। क्लियर है? M का X हो जाएगा और CO3 का टोटल मिला के 60 हो जाएगा। सो द टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MCO3 60। सो मोल्स विल बी, ये मॉलिक्यूलर वेट था डिवाइड करके ये क्या निकला है? ये आ गए सर सैंपल के मोल्स। क्लियर? आप क्या करें सर, जब सैंपल के मोल आ जाते हैं तो एटम के मोल भी निकल आते हैं। बताओ M के मोल कितने होंगे? जितने सैंपल के मोल होंगे उतने ही M के मोल होंगे, क्योंकि M के नीचे सबस्क्रिप्ट क्या लगा है? 1। अगर यहां 4 लगा होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 2 लगा होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते। सिंस दिस इज ओनली 1 M, सो अल्टीमेटली मोल्स ऑफ द सैंपल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द M। यानी यहां से मोल्स ऑफ M आ गए और वो कितने आ गए? 200 अपॉन X + 60। ये मेरे मोल हो गए किसके? M के मोल।
जब m के मोल आ जाते हैं तो m का वेट कैसे निकलता है? मोल से वेट निकालने के लिए m के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और m का एटॉमिक वेट तुमने क्या मान रखा है? x। इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 200 अपॉन x प्लस 60 इंटू x। सर ये है आपके m का वेट इस सैंपल में। हम कह रहे हैं जी बेवकूफ आदमी हो, m का वेट तो तुम्हें सवाल में ऑलरेडी दे रखा है 80। हमने कहा अच्छा 80 दे रखा है तो इसी को 80 कर देते हैं। बताओ समझे बात को? यस सर। क्या अननोन है? X। x सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गया। आप x की वैल्यू सॉल्व करिए, 40 आना चाहिए। कर पाओगे सॉल्व ये? x की वैल्यू 40 आ रही। किसी को याद है अगर किसी एटम का एटॉमिक वेट 40 है तो वो एटम कौन है? कैल्शियम है। बिल्कुल सही बात है। ये MCO3 सर, M मेरा कैल्शियम है, यही हमें पहचानना था। सो MCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। मुश्किल मुश्किल लेवल का सवाल। x की वैल्यू 40 नहीं आ रही है क्या? सर आगे एटॉमिक वेट 40 होता है। हाँ, एटॉमिक वेट इज 40। तो सर आर्गन का भी तो उतना ही होता है कैल्शियम के साथ। किसका बेटा? आर्गन गैस का। अब नहीं, वो समझो बात को, आर्गन का कार्बोनेट नहीं होता ना, आर्गन इनर्ट गैस होती है, वो कोई मॉलिक्यूल जनरली कोई कंपाउंड बनाती नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये मेटालिक कंपाउंड होगा। मेटालिक कार्बोनेट है तो हम कैल्शियम को ही टिक करेंगे। सर डीईपी में एक क्वेश्चन था, उसमें फॉर्मूला यूनिट करके कुछ दे रखा था, वो क्या होता है? क्या दे रखा था? फॉर्मूला यूनिट्स। फॉर्मूला यूनिट्स वही होता है जैसे MCO3 इज अ फॉर्मूला यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट, एक यानी अगर मान लीजिए आपके पास MCO3, ऐसे बोल देते हैं, जैसे मेरे पास ऐसे ही पूछते हैं 200 ग्राम में कितनी फॉर्मूला यूनिट्स होंगी MCO3 की, बताओ। क्वेश्चन था। आप ऐसे कर लेते हैं, तो 200 ग्राम का सैंपल है, बताइए MCO3 की कितनी फॉर्मूला यूनिट्स। यानी वो जानना चाहता है MCO3 कितने, यानी MCO3 के कितने मॉलिक्यूल है, बात खत्म। ये क्लियर है? अच्छा, इसी सवाल को सोचो, सेम सवाल एकदम, इसको मैं उल्टा करता हूं, वो ज्यादा आसान लगता है, बट ये और उस सवाल में अंतर नहीं है कुछ। मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये दोनों सवाल एक हैं। इसमें x को आगे बढ़ाते गए और गिवन वैल्यू से इक्वेट कर दिया। इस सवाल को सीधे तरीके से भी पूछ सकता हूं। देखो सीधा तरीका क्या था, और वो बहुत ही सीधा लगेगा। सीधा तरीका है, फाइंड आउट द वेट of calcium in 200 ग्राम CaCO3 सैंपल। देखो बिल्कुल सीधा सवाल। इस बार मैंने तुम्हें नाम बता रखा है कैल्शियम। अगर मैंने तुम्हें कैल्शियम का नाम बता दिया यानी एटॉमिक वेट पता चल गया, और अब तुम्हें कैल्शियम का वेट निकालना है। इससे पहले वाले सवाल में क्या था? कैल्शियम का वेट मैंने दे रखा था, तुम्हें यह बताना था कि वो कैल्शियम है। जस्ट रिवर्स। तुम लोग समझ भी पा रहे हो कि नहीं यार बात को? दोनों सवालों में अंतर समझ में आ रहा है ना? इस सवाल में आपको कैल्शियम के बारे में इंफॉर्मेशन, कैल्शियम बता दिया और आपसे कैल्शियम का वेट पूछा जा रहा है। इससे पहले वाले सवाल में मैंने तुम्हें उस एटम का वेट दे रखा था और यह पूछा था कि बताइए अब वो कैल्शियम है या कौन है, उससे आपने एटॉमिक वेट निकाल लिया था। तो इस सवाल को भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हो। जैसे बिल्कुल सबसे पहले बताओ सैंपल के मोल्स दे रखे, 2 मोल, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि अब तो तुम्हें सब कुछ पता है, सैंपल के वेट से सैंपल के मोल, मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सब कुछ पता है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 100। इसका मतलब ये हुआ इसके जो मोल्स होंगे वो 200/100, 2 मोल। उसके बाद क्या करें? सैंपल के मोल से एटम के मोल यानी कैल्शियम के मोल्स कितने होंगे? कैल्शियम के मोल्स भी 2 मोल होंगे। फिर कैल्शियम के 2 मोल से कैल्शियम का वेट कितना आएगा? वेट ऑफ कैल्शियम वो आ गया 2 × 40, दैट इज 80 ग्राम। बिल्कुल सीधा सवाल। यानी 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 80 ग्राम कैल्शियम होगा। यह सवाल बिल्कुल सीधा, सेम सवाल। इससे पहले वाला सवाल क्या था? अगर मेटल X 80 ग्राम है तो बताइए कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या है? जस्ट रिवर्स। सब लोग एक बार समझने की कोशिश करो भाई। ज्यादा अच्छा सवाल होगा अगर आपको कैल्शियम, मतलब कैल्शियम नहीं बोलूंगा फिर मैं, अगर आपको मेटल का वेट दे दिया जाए और आपसे मेटल का एटॉमिक वेट पूछा जाए, वो ज्यादा अच्छा सवाल है, क्योंकि उसमें लास्ट में आके थोड़ी सी कैलकुलेशन।
ये समझ पाए सब लोग? इंदिरापुरम में बच्चे समझ में आ गया सबके? ठीक है। अच्छा, अब ये ना, ये थोड़ा सा ऑब्वियस है कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की, कुछ बच्चों की नई पहली क्लास है। बट इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार रिवाइज करोगे तो समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट बड़े सीधे हैं, बट तुम ये सोचो कि ये एक मुश्किल सवाल डिस्कस कर रहे हैं। ये आसान सवाल नहीं थे, ये मुश्किल सवाल डिस्कस कर रहे थे। चलिए, अब एक दो बातें और जो हमने पहले की थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब आते हैं अब जो लास्ट क्लास में भी हमारी बात हुई थी कि, चलो ये वाला एक करके दिखाओ जल्दी से, देखते हैं ये याद है कि नहीं तुम्हें। A compound X having 0.4% sulfur, then determine the minimum molecular mass of the compound X. ये कंपाउंड है जिसमें सल्फर की जो परसेंटेज है वो 0.4 है। सब लोगों को याद आएगी ये वाली बात। मैंने बताया था कि अगर आपको सवाल में ये ना पता हो कि सल्फर के कितने एटम्स हैं, तो आप फिर आंसर नहीं निकाल सकते। लेकिन तब भी निकाल सकते हैं अगर आप ये बोलें कि आपका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या है। देखो जरा, ये बताओ इसका क्या मतलब होगा यार, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का? कोई ऐसे सोच के देखे जरा। हाँ भाई, इंदिरापुरम चालू हुआ तुम्हारा माइक? नहीं, लेके चले गए माइक। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्या मतलब है? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है एट लीस्ट 1 सल्फर एटम इन द मॉलिक्यूल। यानी मुझे ये मानना पड़ेगा कि अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है उस मॉलिक्यूल का, तो कम से कम एक सल्फर तो होगा भाई। सल्फर आधा एटम तो हो नहीं सकता, तो कम से कम एक सल्फर तो लेना पड़ेगा, तब आप उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो बड़ा आसान सवाल है कि अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज एम। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज एम, और इस एम का 0.4%, एम का 0.4% कैसे निकलता है? एम इंटू 0.4/100। दिस इज एम का 0.4%। दिस विल बी द वेट ऑफ सल्फर, and since you have only one sulfur atom, the weight will be 32, so ultimately this will be 32. सब लोग समझो अपने आप। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि उस मॉलिक्यूल का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो इसका मतलब है आप ये मान के बैठे हैं कि एक सल्फर तो होगा, कम से कम एक सल्फर तो लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक सल्फर का जो वेट होता है वो 32 होता है, और वो 32 टोटल वेट का 40.4% है। तो अगर मैं टोटल वेट को m मान लूं, तो m का 0.4% विल बी द वेट ऑफ सल्फर, एंड दैट इज 32। इससे आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और m की वैल्यू आ जाएगी 3200 डिवाइडेड बाय 0.4। कितना आ जाएगा भाई? ये 8000 U। दिस इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 1 सल्फर एटम, दैट इज 0.4% सल्फर। अच्छा, इसी में अगर वो कहता कि इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालो जिसमें 2 सल्फर एटम, तो अगर सल्फर 2 है तो हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट को m मान लेते हैं। m का 0.4% विल बी द वेट ऑफ सल्फर, एंड सिंस यू हैव 2 सल्फर एटम, द वेट विल बी 64। तो m इंटू 0.4/100 इज इक्वल टू 64। उससे नया मॉलिक्यूलर वेट आ जाता। मतलब बात समझ लो? यानी अगर मुझे सवाल में ये नहीं बताया गया है कि आपके पास सल्फर के कितने एटम्स हैं, तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते, सिर्फ तब जब आपसे यह पूछा जाए कि आपको मिनिमल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। क्योंकि जो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ये अज्यूम करके निकाला जाता है जिसमें सल्फर का एटलीस्ट एक एटम तो एग्जिस्ट करे। तो अगर सल्फर का एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस एक सल्फर का वेट 32 होगा, और ये सल्फर का वेट इस टोटल मॉलिक्यूलर वेट का 0.4% है। तो आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल मैथ्स लगाकर कि मॉलिक्यूलर वेट m
उसका 0.4% 32 के बराबर होगा, क्योंकि एक सल्फर होना चाहिए। इसी में अगर 2 सल्फर होते तो आप इसी वैल्यू को 64 से इक्वेट कर देते, 3 सल्फर एटम होते तो 96 के इक्वेट कर देते, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लेकिन अगर आपको सल्फर के बारे में बताया ही नहीं गया है तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई ऐसा है, आप मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का सवाल पूछिए, ताकि मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लूं कि आई हैव ओनली 1 सल्फर एटम इन दिस मॉलिक्यूल, एंड दैट्स व्हाई वी आर इक्वेटिंग विद 32, वी गेट m = 8000। समझ में आई बात? यस सर। सबको समझ में आ गया भाई? संकल्प क्लियर है बेटा? लवली, यस सर। मुदित, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक छोटी सी बात और करनी थी मुझे, और बहुत छोटी सी डिस्कशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। वो है एवरेज एटॉमिक वेट से रिलेटेड। मतलब ऐसे ले लेते हैं, ये पहली बात तो मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती यार, एवरेज एटॉमिक वेट। एवरेज एटॉमिक वेट का क्या लॉजिक बनता है यार? एटम एटम होता है, एटम का अपना एक वेट होता है, उसका एवरेज थोड़ा निकलता। एक आदमी का क्या एवरेज होता है आप सोचिए। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई आपकी क्लास में कितने लोग हैं, मैंने कहा भाई एक आदमी है, मैंने कहा उस आदमी का वेट कितना है, कह रहा 200 किलो, तो उसका एवरेज कितना है? अरे भाई एक आदमी का जो वेट होता है वही एवरेज, बात समझ रहा, एवरेज तो एक से ज्यादा लोगों का निकाला जाता है ना, एक आदमी का एवरेज थोड़ा निकाला जाता। तो ये एटम है, एटम का एटॉमिक वेट एक फिक्स वैल्यू होती है, एवरेज कहां से आ जाता है इसमें? उसका रीजन, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट में एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक से ज्यादा मतलब उनके कई आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर किसी एक एटम के कुछ आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी को आइडिया है आइसोटोप किसे कहते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट एटॉमिक मास। बिल्कुल, ऐसे लोग जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। यानी एक ऐसे भी कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जिनके एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एक आइसोटोप है प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम, एक ट्रीटियम, यानी हाइड्रोजन के भी एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं। और भी क्लोरीन, बोरॉन, निकल, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए मुझसे पूछे कि भाई ये बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो ऑब्वियस है कि अगर मेरे हाथ में वो हाइड्रोजन आ गई जो 1H1 है, यानी अगर मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, पहले तो इसको लिख लेते हैं। आप देखो, द वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटोपिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, इसको समझने की कोशिश करो। यानी ये जो एवरेज एटॉमिक वेट है, इसका क्या मतलब है? ये एवरेज वेट है उन आइसोटोप्स का जो एनवायरमेंट में अकर करते हैं। और ये वेट निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं अभी तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। तुम देखो, जैसे ऐसे मान के चलते हैं, जैसे मैं इस एनवायरनमेंट में खड़ा हूं और इस एनवायरनमेंट में कुछ हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और वो हाइड्रोजन 3 तरह का है, प्रोटियम भी है और ड्यूटीरियम भी है और ट्रीटियम भी। सब लोगों को इस बात का शायद आइडिया हो कि हाइड्रोजन या किसी भी एलिमेंट के नाम लें जिसके एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके 3 आइसोटोप्स हो गए, एक हो गया 1H1, एक हो गया 1H2 और एक हो गया 1H3। ये 3 आइसोटोप्स, तीनों के केसेस में एटॉमिक नंबर सेम है। आप ध्यान से देखें तो तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स। अब मान लीजिए मैं इस एनवायरनमेंट में खड़ा हूं, ठीक, इस एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप भी है, ये वाला आइसोटोप भी है, ये वाला आइसोटोप भी है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि जरा बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या हो, ठीक, अब मैंने ऐसे करके हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में पहला वाला हाइड्रोजन आ गया, तो अगर मेरे पास पहला वाला हाइड्रोजन आया तो मैं उसका एटॉमिक वेट क्या बोलूंगा? 1। मान लीजिए मेरे हाथ में दूसरा वाला आ गया होता, अगर मेरे हाथ में दूसरा वाला आ गया तो मैं एटॉमिक वेट 2 बोलूंगा, और अगर मेरे हाथ में तीसरा वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप आ गया तो मैं उसका एटॉमिक वेट 3 बोलूंगा। अब ये क्या बात होती है? हाइड्रोजन के 3 वेट कैसे हो सकते हैं भाई? 1 भी है, 2 भी है, 3, ये क्या बदतमीजी है भाई? हाइड्रोजन का वेट तो एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। अब वो फिक्स वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तुम सोच के बताओ, क्या ये फिक्स वैल्यू इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि जो आदमी आपके हाथ में आया वो एनवायरनमेंट में कितना एग्जिस्ट करता है?
आप सोचिए जरा, जब आप एवरेज निकालेंगे तो उस एवरेज में इस चीज को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना कि जो आदमी आपके हाथ में आ रहा है उसका एनवायरमेंट में परसेंटेज कितना है, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी परसेंटेज होगी उस एटम का एवरेज एटॉमिक वेट उतना ज्यादा उसके नजदीक आने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे एनवायरमेंट में पहला आइसोटोप हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हाइड्रोजन का जो वेट एवरेज होगा वो 1 के सबसे ज्यादा करीब होगा, ना कि 2 और 3 के। सब लोग समझने की कोशिश करना। भाई ऐसे मान लो ना कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक का आइसोटोप एक्स है, एक आइसोटोप वाई। एक्स की जो परसेंटेज अबंडेंस है एनवायरमेंट में वो 99% है और वाई की अबंडेंस 1% है। अब तुम बताओ जो वेट आएगा एवरेज वो इस वाले के करीब आएगा, 99% वाले के क्लोज आएगा, या 1% के क्लोज आएगा, 99% के। यानी जिस आदमी का कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंट में ज्यादा है जो एवरेज निकल के आएगा वो उसी के करीब निकल के आएगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा आइसोटोप, ऐसा एलिमेंट हो जो एक से ज्यादा फॉर्म्स में या एक से ज्यादा आइसोटोप्स के फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है तो उसका जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो वेटेड एवरेज है, और वो वेटेड एवरेज निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, पहले आइसोटोप के एनवायरमेंट परसेंटेज इंटू उसका मास प्लस दूसरे आइसोटोप के एनवायरमेंट में परसेंटेज इंटू उसका मास डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करके आप एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा। ये बात तुम लोग समझ पा रहे हो कि अगर किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं तो उसका जो वेट एवरेज निकल के आएगा वो उस आइसोटोप के ज्यादा क्लोज होगा जिसका एनवायरमेंट में अबंडेंस ज्यादा है। तुम लोग ये वाली बात समझ रहे हो कि नहीं मेरी? Yes, sir. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्लास है उसमें 10 बच्चे हैं। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका एटॉमिक वेट, जिनका बॉडी का वेट 40, और 2 बच्चे ऐसे जिसका बॉडी का वेट 50। ठीक, अब बताइए इस क्लास का जो एवरेज होगा वो 40 के क्लोज होगा या 50 के क्लोज? 40 वही यहां पर भी बताना चाह रहा हूं मैं। अगर किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है उसका जो एवरेज निकल के आएगा एलिमेंट का एवरेज वेट वो उस एलिमेंट के ज्यादा क्लोज होगा जिसका परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा माना जाता है। हाँ, आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हर आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद फाइनली 100 से डिवाइड करके आप उसका वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट विल बी द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। एक सवाल से इस बात को समझ सकते हैं, सवाल बहुत सीधा है, वो आपके सामने ये। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे पास क्लोरीन, अब ये कह रहे हैं क्लोरीन के दो फॉर्म्स हैं, एक Cl का 35 है और एक दूसरा आइसोटोप है Cl37। यानी इनके मास नंबर अलग अलग हैं लेकिन दोनों के जो एटॉमिक नंबर हैं वो फिक्स हैं। एटॉमिक नंबर ये 17 है और इसका एटॉमिक नंबर भी मान लीजिए 17। सो द एटॉमिक नंबर्स आर सेम बट द मास नंबर्स आर डिफरेंट, सो दे बोथ आर आइसोटोप्स। क्लियर है? ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हो गए। sir. अच्छा, अब वो कह रहा है कि क्या मुझे आप बता सकते हैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट क्या होगा? एक चीज तो मैं वैसे ही बता सकता हूं सर कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक वेट होगा वो उस क्लोरीन आइसोटोप के ज्यादा क्लोज होगा जिसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है। बताइए किसकी परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है? 75% 35 पाया जाता है और 25% 37 पाया जाता है। तो बताइए आंसर 35 के क्लोज होगा या 37 के? 35. बस खत्म हो गया। यानी ये तो क्लियर है सर, आंसर विल बी नियरर टू 35। लेकिन अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको छोटा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड द एवरेज एटॉमिक वेट का छोटा सा फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एक आइसोटोप की अबंडेंस दैट इज क्लोरीन 35 की परसेंट, कायदे से लिख देते हैं क्लोरीन 35 की परसेंटेज अबंडेंस इंटू 35 प्लस क्लोरीन 37 की परसेंटेज अबंडेंस, ओहो हाँ, इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100। क्या मुझे दोनों लोगों की परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है? क्लोरीन 35 की अबंडेंस कितनी है? 75 इंटू एटॉमिक वेट 35, 25 इंटू एटॉमिक वेट 37 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको सॉल्व करिए, ये ऑलमोस्ट 35.5 यू आए। So the average atomic weight of chlorine is 35.5। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। लेकिन क्योंकि 35 ज्यादा पाया जाता है इसलिए क्लोरीन का जो एवरेज वेट होगा वो 35 के ज्यादा क्लोज होगा ना कि 37 के।
क्लियर है ये वाली बात? यस सर। इंदिरापुरम में बच्चों को समझ में आया बेटा? अच्छा ये बताओ, इसको उल्टा कर देते हैं यार। उल्टा मतलब मैं आपको एवरेज एटॉमिक वेट दे देता हूं और आपसे पूछता हूं क्लोरीन 35 की परसेंटेज अबंडेंस निकालिए, निकाल सकते हैं आप? जस्ट रिवर्स। फिर चलिए ये भी कर लेते हैं, एक बार उल्टा करके देख लेते हैं। The average atomic weight of chlorine having two isotopes Cl35 and Cl37 is 35.5. Find out the percentage abundances of each isotope. कितने लोग कर सकते हैं, जरा हैंड रेस करो। शाबाश। इस बार मैंने आपको एवरेज दे दिया, मैंने परसेंटेज अबंडेंस पूछी, बात खत्म हो गई। ये एवरेज है। सेम सवाल है, लेट द अबंडेंस, किसी एक की मान लेते हैं, लेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, किसी भी एक की मान लेते हैं, 17Cl35 इज x%। तो अगर एक की x है तो दूसरे की कितनी होगी? 100 माइनस एक्स। 100 माइनस x हो गई, तो ये हो गया 100 माइनस x। बस खत्म हो गया। आप बताइए, फॉर्मूला लगा लेते हैं। एवरेज दैट इज 35.5 इज इक्वल टू x इंटू 35 प्लस 100 माइनस x इंटू 37 डिवाइडेड बाय 100। इससे x की वैल्यू निकालिए, वो x निकल के आएगा 75। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। यानी द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ Cl35 विल बी 75% एंड अनदर विल बी, तो अभी हमने सवाल किया था, हमें याद है, इसलिए सब लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई तो एक छोटा सवाल पूछते हैं, देखते हैं कौन सही बताएगा। अगर मुझे किसी भी एटम की जिसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर मुझे उन आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस पता हो तो मैं उसका एवरेज एटॉमिक वेट निकाल सकता हूं। ट्रू और फॉल्स? अगर मुझे आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस पता हो तो मैं उस एटम का एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकता हूं। कर सकते हैं? अच्छा, अगर मुझे किसी भी एटम जिसके आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका एवरेज एटॉमिक वेट अगर पता हो तो मैं उसकी परसेंटेज, आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ट्रू और फॉल्स? मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर मेरे पास एक ऐसे एलिमेंट हो जिसके एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, तो अगर उसके आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस पता हो तो मैं एवरेज वेट या एवरेज एटॉमिक वेट निकाल सकता हूं। ठीक। दूसरा सवाल, अगर मुझे परसेंटेजेस अबंडेंस पता हो, सॉरी, अगर मुझे एवरेज एटॉमिक वेट पता हो तो मैं आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकता हूं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये सिर्फ तब तक ट्रू है जब तक सिर्फ दो आइसोटोप, लल्लू बक, अगर दो आइसोटोप्स होंगे तब तो ठीक है, x और 100 माइनस एक्स। अगर तीन होते तो नहीं समझे बात? अरे समझो मेरी बात को। अरे एक ऐसा आदमी ले लेते हैं x, एक आदमी A, उसके तीन आइसोटोप है A B C, एवरेज रेट मैं तुम्हें दे देता हूं। आप बताओ परसेंटेज कैसे निकालोगे? तीन अननोन के नहीं समझे। एक को x मानोगे, एक को 100 माइनस एक्स थोड़ा मान लोगे, एक को x मानोगे, एक को y मानोगे और तीसरे को 100 माइनस एक्स प्लस y मानोगे। नहीं समझे बात? मैं बता रहा हूं, ये कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। अब ये तो मैंने फिर वही जेई लेवल पे एक अच्छा सवाल बना दिया था। मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, अगर परसेंटेज अबंडेंस पता है तो एवरेज वेट निकल आएगा? हाँ, क्योंकि फॉर्मूला पता है मुझे, निकल आएगा। उल्टा सवाल क्या है, अगर एवरेज एटॉमिक वेट पता है तो क्या परसेंटेज अबंडेंस निकल आएगी? तुमको हाँ निकाली तो है आपने ये, लेकिन ये मैं इसलिए निकाल पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास दो ही आइसोटोप्स हैं, एक ये और एक ये। तो अगर एक को x मानता हूं तो दूसरा 100 माइनस एक्स होगा। नाउ यू हैव ओनली वन अननोन जो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, x। समझ में आया? लेकिन सोचो अगर इस आदमी के तीन आइसोटोप्स होते, आप क्या करते? अगर तीन आइसोटोप होते तो एक आदमी की अबंडेंस क्या मानते? x, दूसरे की क्या मानते? 100 माइनस एक्स।
तीन लोगों में अगर एक x है तो क्या दूसरा 100 माइनस एक्स होगा, दूसरा y होगा, और तीसरा जो होगा वो 100 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू अननोन्स विद वन इक्वेशन, यू हैव टू अननोन। अब तुमसे एक्स और वाई सॉल्व नहीं होगा। यानी मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इन केस ऑफ टू आइसोटोप्स, in case of only two isotopes, if the average weight is given, then the percentage abundance can be calculated. If the percentage abundance is given, then the average weight can be calculated, if you have only two isotopes. But in case of two से ज्यादा isotopes, in that case, if the percentage abundance are given, then average weight can be calculated. But in case of average weight is given, तो percentage abundance calculate नहीं कर सकते अगर उसके दो से ज्यादा isotopes हैं, क्योंकि तब आपके पास दो से ज्यादा unknowns होंगे, एक से ज्यादा unknowns होंगे जो आप एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं तुम्हें। अरे यार, ये तो आसान सी बात कर रहे हैं। जैसे कि एक सवाल ही बना लेते हैं ना, कुछ उल्टा सीधा सवाल कर लेते हैं। इसको सॉल्व मत करना तुम, मतलब सर इस सवाल को सॉल्व मत करना, मैं ऐसे ही बना रहा हूं बस। द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज, एलिमेंट का नाम भी ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हैं। सॉल्व मत करना भाई, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। एलिमेंट ए इज, कुछ भी ले लेते हैं, 80.38 ग्राम्स। It has 3 isotopes. Find out the percentage abundances of each isotope. यही सेम सवाल अभी क्लोरीन के लिए तुमने किया था और तब तुमने कर लिया था, अब तुम नहीं कर पाओगे। समझ लो, वो जो 3 आइसोटोप्स हैं उनके नाम ले लेते हैं, ये जो 3 आइसोटोप्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं। एक हो गया A90, एक हो गया A91, एक हो गया A80, एक को A80 ले लेते हैं, एक को 82 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं यार उल्टा सीधा कुछ, और एक को ले लेते हैं A81, ऐसे 3 ले लेते हैं। A80, A82 और A81, ये 3 आइसोटोप्स ले लेते हैं। A80, A82 और A81, ये 3 आइसोटोप्स। आप बताओ जरा परसेंटेज कैसे निकालोगे? सर अभी तो आपने किया था, क्लोरीन वाला सेम सवाल था, ऐसे ही तो किया था। चलो कर लेते हैं। लेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ A80 इज X। अब बताओ दूसरे की क्या लोगे? A82 की कितनी लोगे? Y लेनी पड़ेगी ना। और तीसरे वाले की A81 की मान लीजिए 100 माइनस एक्स प्लस वाई। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब तुम्हारे पास 2 अननोन है, दिक्कत ये बताना चाह रहा हूं मैं। यानी आपको अगर एवरेज वेट पता भी है तो भी आप परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू हैव 2 अननोन्स नाउ। क्लोरीन वाला सवाल तुमने इसलिए कर लिया था क्योंकि एक को एक्स माना था तो दूसरा 100 माइनस एक्स हो गया था, तो सिर्फ एक अननोन था एक्स। आज 2 अननोन्स है। इक्वेशन देखो क्या बनेगी, जरा बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। 80.38 इज इक्वल टू, बताओ 80 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितनी है x, प्लस 82 इंटू वाई, प्लस 81 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 100। यही तो इक्वेशन, इसी तरह से तो बनेगी। यस सर। इस इक्वेशन में अननोन कितने हैं? x और y। कैसे सॉल्व करोगे? कर ही नहीं पाओगे। यानी मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि एवरेज वेट को देखकर परसेंटेज अबंडेंस आइसोटोप्स की सिर्फ तब निकल सकती हैं जब आपको 2 ही आइसोटोप्स के बारे में पता हो। अगर 2 से ज्यादा आइसोटोप्स हैं तो परसेंटेज अबंडेंस निकालने के लिए कम से कम किसी एक आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस आपको पहले से पता होनी चाहिए। जैसे यार 3 लोग हैं, इन 3 में से मान लो एक की दे रखी है 20%, तो अगर एक की 20% है तो दूसरे दोनों मिला के 80 होगी। तो एक को x मान लो, एक को 80 माइनस एक्स मान लो, और एक को 20 मान लो, खट से x सॉल्व हो जाएगा। अरे भाई इतना तो पढ़े लिखे तुम लोग होगे, मेरी बात समझ रहे होगे ना?
Yes, sir. यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा आइसोटोप्स हैं तो फिर आप ये बिना किसी एक आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस जाने आप इंडिविजुअल अबंडेंसेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको किसी एक के बारे में तो पता होना चाहिए। हाँ, अगर किसी केस में एक हमारे किसी एटम के सिर्फ 2 ही आइसोटोप्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को x मान लेंगे, एक को 100 - x मान लेंगे और x को हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी हमने क्लोरीन के केस में किया। बट इफ यू हैव मोर देन 2 आइसोटोप्स, इन दैट केस आफ्टर नोइंग द एवरेज वेट हम इनकी परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट कर पाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा अननोन्स को एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऐसे में आपको इन तीनों में से किसी एक की अबंडेंस अगर सवाल में ऑलरेडी गिवन हो तो आप बाकी की दोनों की निकाल सकते हैं। कुछ समझ पाए? यस सर। सर परसेंट अबंडेंस हमेशा फिक्स्ड रहती है। क्या कह रहे हो बेटा? परसेंट अबंडेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगी एनवायरनमेंट में। हाँ, परसेंटेज अबंडेंस एनवायरनमेंट में ऑलमोस्ट फिक्स ही रहेगी। जो भी पेपर में दिया जाएगा वही हम यूज करेंगे और वो एनवायरनमेंट में हमेशा फिक्स। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है हर बार अबंडेंस नापी तो जाती नहीं होगी। एक बार जिसने नाप ली होगी भाई इस तरह से अबंडेंस निकाली जाती है, बस तब से वही चली आ रही है। तो अबंडेंसेस फिक्स है, वो सवाल में आपको ऑलरेडी गिवन होंगी। नहीं गिवन होंगी तो आप कैलकुलेट करिएगा, वो चाहे जैसा भी हो वो आंसर तभी निकल के आएगा जब आप कैलकुलेट कर पाए। और कैलकुलेट करने का सिर्फ डायरेक्ट एक तरीका यही लगता है कि एक चीज देकर दूसरी चीज निकाली जा सकती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए बस। यानी परसेंटेजेस दे दो, हम एवरेज निकाल लेंगे, उसमें तो कोई झंझट ही नहीं। लेकिन एवरेज देके परसेंटेज हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास 2 आइसोटोप्स, 2 से ज्यादा आइसोटोप्स हुए तो किसी एक की तुम्हें देनी पड़े। बताओ समझे? ये कह रहा हूं। ठीक, अच्छा, इसी में दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, जिस तरह से ये एवरेज एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं आप, उसी तरह से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी एक चीज होती है। अब ये बहुत ही गंदी बात, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अरे सर, ये बात आपकी मैंने बड़ी मुश्किल से मानी कि एक एटम एक से ज्यादा आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो चलिए ठीक है सर, अलग अलग आइसोटोप्स के वेट एवरेज लेकर आपने एटॉमिक वेट निकाल लिया, चलिए वो भी मुझे समझ में आ गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन मॉलिक्यूल का अलग अलग वेट कैसे आ गया सर? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का क्या लॉजिक बनता है? वो कह रहा नहीं, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की भी बात चलती है और इसको हम बात कर रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड। जो बात कर रहे हैं वो ये एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या मीन मॉलिक्यूलर वेट। देखो, ये जो मीन मॉलिक्यूलर वेट या जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो है अलग अलग सब्सटेंसेस का। जैसे अगर मुझे एवरेज मोलर मास निकालना हो अलग अलग सब्सटेंसेस का जो एक कंटेनर के अंदर प्रेजेंट, तो उसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला ये बनाया गया, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये एवरेज मास निकालना हो अगर मुझे, एवरेज मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द कंटेनर, इसको सबको भूल जाते हैं। ठीक, मैं तुम्हें अलग से एक चीज समझाता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये कंटेनर, और इस कंटेनर में एक आदमी ए है, एक आदमी बी है और एक आदमी सी है। ए के N1 मोल्स पड़े हैं, बी के N2 मोल्स पड़े हैं और सी के N3 मोल्स पड़े हैं। ए का एटॉमिक वेट M1 है, बी का एटॉमिक वेट M2 है और सी का एटॉमिक वेट M3। ठीक, तुम मुझे बताओ इस पूरे कंटेनर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे आप, ऑब्वियस है मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूल का होता है, यहां तो 3 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, तो जो एवरेज वेट आप निकालेंगे, जो मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे, दैट विल बी द एवरेज वेट। यानी N1 और M1 सबको अलग अलग मेंशन कर लेते हैं। N1, N इज द मोल्स एंड M इज द मॉलिक्यूलर वेट। यानी N तो मेरे मोल्स है और M मेरा मॉलिक्यूलर वेट। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मुझे इस कंटेनर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो कैसे निकालें? जरा सोच के जवाब देना। क्या ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद है? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोल्स। जरा अकल लगाना जरा। यस सर। उल्टा तो याद है, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये तो याद है। यानी मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे तो मोल्स आ जाते हैं, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट लाने के लिए मास को मोल से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है। Yes, अच्छा, अब तुम ये बताओ, इस पूरे कंटेनर का मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना चाहते हैं, जिसको आप एवरेज बोलते हैं, इस पूरे कंटेनर का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए इस पूरे कंटेनर के मास को इस पूरे कंटेनर के मोल से डिवाइड कर देना चाहिए।
और इस पूरे कंटेनर का मास कौन डिसाइड करेगा? सर ए भी डिसाइड करेगा, बी भी डिसाइड करेगा और सी भी डिसाइड करेगा। तुम बता सकते हो ए का मास इस कंटेनर में कितना है? मास ऑफ ए इन दिस कंटेनर। अगर मोल्स पता हो और मॉलिक्यूलर वेट पता हो तो मास कैसे निकलता है? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। याद है? मास Yes, इज sir. इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यानी अगर मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मास निकल आएगा। बताओ जरा ए का मास कितना हुआ? N1 into M1. बी का मास कितना हुआ? M2 into M2. और सी का मास कितना हुआ? M3 into बताइए जरा कंटेनर का टोटल मास कितना हुआ? तो इन सबको ऐड करके N1 into बिल्कुल, M. टोटल मास इज इक्वल टू N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। अब बताइए जरा इस कंटेनर के टोटल मोल्स कितने हैं? N1 प्लस N2 प्लस N3। Yes, sir. और अगर मास को टोटल मोल से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर मुझे एवरेज एटॉमिक वेट मिल जाएगा। Yes, sir. दिस इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब आप देख लीजिए N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N3 M3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। दैट मींस ये मेरा एक रिजल्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में यूज किया जाना चाहिए। यानी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये जो X मैंने लिखा है, अभी तुम शायद इसके बारे में नहीं जानते हो, हम इस बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। दिस X इज द मोल फ्रैक्शन। हम कुछ दिनों बाद इसी चैप्टर के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो तुम इस फॉर्मूले को भूल जाओ, अभी सिर्फ एक फॉर्मूला याद करते हैं कि N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4 सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस N3 इज द N1 प्लस N2 प्लस N3 इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंटेनर, जिसके अंदर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पड़े हैं जिनके मोल्स भी गिवन है और उनके मॉलिक्यूलर वेट्स भी गिवन। यानी अगर आपके कंटेनर में 3 लोग हों जिनके मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट आपको पता हो, तो एक के मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस दूसरे के मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस तीसरे के मोल्स इंटू तीसरे का मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको टोटल मास मिल जाएगा डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 करके आप इस पूरे सिस्टम का एवरेज या मीन मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल से इस बात को और समझ लेता हूं। नोट कर लिया? Yes, sir. देखो एक आसान एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे ये ले लेते हैं, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 मोल N2 है और 3 मोल O2। आपको बताना है एवरेज और मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस मिक्सचर। मीन मॉलिक्यूलर वेट और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस मिक्सचर। तो ऑब्वियस है कि सर मॉलिक्यूलर वेट तो मॉलिक्यूल का होता है, तो आपको एवरेज निकालना है। इसका मतलब इस पूरे कंटेनर के टोटल वेट को टोटल मोल से डिवाइड करना है। अभी मैंने एक फॉर्मूला याद कर रखा है कि मीन मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें निकालना हो तो मोल्स ऑफ फर्स्ट कंटेनर, जो अभी हमारा फॉर्मूला था, मोल्स ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 अपॉन N1 प्लस N2। बताओ समझे? क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला टर्म आपने लिखा है, दिस टर्म इज टोटल मास और दिस टर्म इज टोटल मोल्स।
और मास बाय मोल्स ही हमारा वेट होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि अगर आपको पहले वाले आदमी के मोल और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो, दूसरे वाले आदमी के मोल्स और उसका मॉलिक्यूलर वेट पता हो, तो आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इस पूरे कंटेनर का कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इट विल बी इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28 प्लस N2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32 अपॉन N1 प्लस N2 कितना हुआ 2 प्लस 3, so this will be 2 into 28, that is 56 plus 3 into this is 96 divided by 5। कोई बताएगा जल्दी से क्या निकल के आएगा? 56 plus 96 कितना हुआ 152 divided by 5, ये कितना आएगा 30.4 या 50.4 कितना आएगा? एक बार चेक करो। 30.4। सब लोग आराम से समझने की कोशिश करो इसको, इसमें ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बिकॉज ये दोनों टॉपिक जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक्स नहीं है। मतलब सवाल, लेकिन मैंने देखा आईआईटी के पेपर में भी सवाल पूछता है, मेडिकल के पेपर में भी सवाल पूछता है। तो हम सिर्फ एक रफ आइडिया लेके चलते हैं कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके एनवायरमेंट में एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उस एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो एवरेज एटॉमिक वेट के नाम से जाना जाता है, जो परसेंटेज अबंडेंस को यूज करके निकाला जाता है। एक बात हो गई। दूसरा, अगर किसी सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उस पूरे सिस्टम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एक मीन या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के नाम से जाना जाता है, जो पूरे सिस्टम के वेट को पूरे सिस्टम के मोल से डिवाइड करके निकाला जाता है। पूरे सिस्टम का वेट होता है N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल सिस्टम के जो मोल्स होते हैं वो N1 प्लस N2 प्लस N3 सो ऑन। तो इसका मतलब N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2 करके आप इस तरह के कंटेनर का जो वेटेड एवरेज है, जिसे आप एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ गया ये? अच्छा, अब एक सवाल तुम करके दिखाओ जरा। बताओ। ये यहां पर अभी अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको यहां से साफ कर देते हैं और उसकी जगह इसको हटा देते हैं। इसकी जगह लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अगली क्लास में हम ये वेपर डेंसिटी भी पढ़ लेंगे, तो हम इस सवाल को दोबारा भी कर सकते हैं। मतलब बड़ा सीधा सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो वेपर डेंसिटी आ जाती है, बस बात खत्म। लेकिन अभी हम वेपर डेंसिटी का नाम नहीं ले रहे। आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पॉल्यूटेड एयर। ये जो आपके सामने एयर है जिसके कॉम्पोजिशन दे रखा है, आपको पॉल्यूटेड एयर की परसेंटेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना।
Let to 100. अरे भैया आज ही निकालना है ये। So 29.48. हाँ सही कह रहे हो। मतलब इस बार देखो ये ऐसा हो गया ना, जैसे ये वाला एक बॉक्स हो गया ऐसे, पता नहीं जैसे अब मैंने अभी किया था, ये बॉक्स बन गया हमारा। इस बॉक्स में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये भी है और ये भी है, और इन सब लोगों की परसेंटेजेस दे रखी हैं। इसकी 16 हो गई, नाइट्रोजन की 80 हो गई, इसकी 3% हो गई, इसकी 1% हो गई, सबकी परसेंटेज दे रखी है। तो ये तो वही हो गया ना, इस पूरे कंटेनर का वेट डिवाइडेड बाय मोल्स, खत्म कर दो, यानी सीधे सीधे निकाल लेते हैं। एवरेज वेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 इंटू परसेंटेज 16 प्लस 28 इंटू 80 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 इंटू 3, सल्फर डाइऑक्साइड इज कितना 64 इंटू 1 अपॉन 100, क्योंकि सब लोगों का सम, परसेंटेज का सम कितना होगा 100। बताओ सब लोग समझ रहे हो? इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है ये 29 पॉइंट कितना बता रहे थे बेटा, 29.8 के आसपास या 28.8, 29.48. 29.48। अच्छा ये कैलकुलेटर से किया है तुमने? Oh, sir. तो यार मुझे डाउट हो रहा है, मुझे 28.8 लग रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लो। ठीक है, हो सकता है 29.48 बिल्कुल हो सकता है। यानी दो बातें जो आज के लिए सीखी हैं तुमने, वो उसमें पहली बात यही कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके एक से ज्यादा आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हो, तो उसका एवरेज वेट, एटॉमिक एवरेज वेट निकाला जा सकता है। वो उसके लिए उसके एलिमेंट्स की इंडिविजुअल आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस पता होनी चाहिए। दूसरा ये सीखा है हमने कि अगर किसी मॉलिक्यूलर सैंपल का मिक्सचर हो, तो उस मिक्सचर का भी एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो उस मिक्सचर के अंदर पड़े हुए सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर वेट और उनके मोल से कैलकुलेट किया जाता है। ये दो बातें हो गई, ठीक। अच्छा, अब एक बात इसी के अंदर जोड़कर एक मजेदार बात खत्म कर रहे हैं। ये कर लिया भाई, हटा दें इसको। 28.28 है वो कैलकुलेशन मिस्टेक। कितना आ रहा है? 28.28। 28.28। चलो ऐसे कुछ भी, इसको सॉल्व कर लेना भाई, एक बार देख लेना, 28 के आसपास आएगा ना। तो चलो अब जो है ना, एक चीज और ऐड कर देते हैं इसी के अंदर। फाइंड आउट, इसके रिजल्ट से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आएगी। फाइंड आउट द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर in which 80% nitrogen and 20% ऑक्सीजन एग्जिस्ट। बताओ जल्दी से। देखो ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये आसान सवाल, लेकिन मैं इसके रिजल्ट से एक बड़ी अच्छी बात निकाल के लाऊंगा। जल्दी से बताओ इसका। हमें एवरेज वेट चाहिए, एयर का एवरेज एटॉमिक वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, जिसके अंदर 80% नाइट्रोजन है और 20% ऑक्सीजन। कितने लोग कर लोगे? जल्दी से बताओ हाथ खड़ा करके। शाबाश।
एक बार फटाफट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू, सब लोग मेरे ख्याल से मेरे साथ सही करेंगे, 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 अपॉन 100, और ये मेरे ख्याल से सब लोग निकाले हैं, ये 28.8 के आसपास आए। 28.8 यस सर। यार ये ठीक है तुमने, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल है जैसे अभी हमने किया था, बल्कि वो वाला सवाल ज्यादा लेंथी था, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी था, CO2 भी था, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी। ये तो ज्यादा कैलकुलेशन वाला भी नहीं लगता। लेकिन इससे यार मैं एक बात बताना चाह रहा हूं तुम्हें, तुम देखो ये एयर है, इसका वेट आ रहा है एक तरह से देखा जाए तो 28.8 है ना, ये पानी से भी भारी। अब सोचिए जरा, पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। H2O, H2 का मतलब 2 और O का मतलब 16, यानी 2 + 16 18, पानी से भी 1.5 गुनी से ज्यादा भारी। सोचिए, एयर इज हैवियर देन वाटर। कुछ हैरानी की बात, ऐसा लगता नहीं है, मतलब तुम सोचो ना, तुम तो जानती हो हवा हवा है ऐसे, और पानी पानी अपना नीचे पड़ा रहता है, बट एयर इज हैवियर देन वाटर। ये क्या कहानी? और ये बिल्कुल एक्चुअल ऐसा ही। एयर के मॉलिक्यूलर वेट अगर 28.8 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर का 1 मोल अगर लोगे तो उसका वेट 28.8 ग्राम आएगा, यही मतलब हुआ। और पानी का अगर 1 मोल लोगे तो उसका वेट 18 ग्राम आएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे फैले हुए होते हैं, आप उसके 1 मोल लोगों को इकट्ठा करके उसका वेट करिए, वो पानी से ज्यादा भारी निकल के आएगी। समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, एयर को ऐसा लगता है बच्चों को कि एयर जो है वो पानी से हल्की होती है, तभी तो ऐसे हवा में घूम रही है ना, एयर पानी से भारी। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि एयर का वेट अगर 28.8 है, इसका क्या मतलब हुआ कि एयर के अगर 1 मोल मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया जाए, अभी तो ये फैले हुए हैं ऐसे, उनको इकट्ठा करके 1 मोल ले आओ और उस 1 मोल को वे करो, उस 1 मोल का जो वेट होगा वो पानी के 1 मोल के वेट से ज्यादा हो। बात समझ लो? यानी अगर मान लो तुमसे बड़ा अच्छा सवाल बना के पूछता हूं मैं, मान लो जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, इस कमरे में सिर्फ वाटर की वेपर्स हैं, सिर्फ वाटर, सिर्फ पानी की बूंदे, छोटी छोटी बूंदे बस, और कुछ नहीं। ठीक, अगर मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि इस कमरे में जो सिर्फ पानी की बूंदे, छोटी 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 वाटर की वेपर्स फैली हुई हैं, अगर उन वाटर की वेपर्स में से 1 मोल वाटर की वेपर को बाहर निकालकर 1 मोल एयर अंदर भर दूं, समझ लो, वाटर की वेपर को बाहर कर रहा हूं और 1 मोल एयर को अंदर भर रहा हूं, ठीक है, इस कमरे की डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? ज्यादातर बच्चे लिख के आते हैं सर इसकी डेंसिटी पक्का घटेगी, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है, हवा अंदर आ रही है, मास कम हो जाएगा सर, डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑलरेडी कमरे का फिक्स है, मास कम करोगे तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? यानी जनरली बच्चा ये सोचता है कि सर पानी की बूंदों को बाहर निकालकर जब हवा को अंदर भेजोगे तो हवा क्योंकि हल्की होती है इसलिए डेंसिटी से कमरे की घट जाएगी, जबकि एक्चुअली कमरे की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 मोल पानी निकला तो कितना वेट निकला? 18 ग्राम। क्लियर है? उस पानी को निकालकर जब 1 मोल हवा अंदर ठूसोगे तो कितना बढ़ा दिया, कितना डाल दिया? 28.8। 18 कम करके अगर 28 ठूसोगे तो वेट बढ़ रहा है या घट रहा है? और वेट के बढ़ने से डेंसिटी इंक्रीज करेगी, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्लियर है ये वाली बात? यानी जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, अगर उस कमरे में सिर्फ वाटर की वेपर्स हैं और उसमें से आपने कुछ वाटर की वेपर्स को निकालकर उतना ही मोल एयर को ठूस दिया, तो आपने इस कमरे का वेट इंक्रीज कर दिया, क्योंकि एयर इज हैवियर देन वाटर। द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज 28.8 ग्राम एंड द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज ओनली 18 ग्राम। सो एयर इज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स और 1.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। और ये फैक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कहीं से कुछ तुम्हें पता, सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि हवा में 80% नाइट्रोजन और लगभग 20% ऑक्सीजन होती है, सब लोग जानते हैं। और उसी को वेटेड एवरेज लेकर आपने उसका वेट कैलकुलेट किया, कुछ गलत हो ना, क्या है? सही निकाला है आपने बिल्कुल। एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 28.8 के आसपास निकल के आता है, जो पानी से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए हवा पानी से भारी है। अगर दोनों लोगों के मॉलिक्यूल्स बराबर लेके तोलोगे तो हवा ज्यादा भारी निकल के आएगी, पानी हल्का निकल के आएगा।
लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पानी कंडेंस फॉर्म में होता है, उसके छोटे से वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए उसका वेट ज्यादा लगता है। हवा फैली फैली होती है, उसके ज्यादा वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट आपको कम लगता है। आप दोनों लोगों के पार्टिकल्स को बराबर लेके आइए और उसके बाद उसका वेट करिए, आपको हवा ज्यादा भारी लगेगी एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर? तो आज की क्लास के लिए हम इतनी ही बात डिस्कस करते हैं। अगली क्लास के लिए और बात करेंगे। अगली क्लास में हम स्टोइचियोमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट से किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट हो। तो जो बच्चे आज पहली क्लास में आए थे, उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि वो घर जाकर एक तो पुराने लेक्चर्स को भी देखें, साथ ही अपने 9th की बुक के जो शुरू के पेजेस थे, जिसमें आपने मोल्स निकालना, मॉलिक्यूल्स निकालना, एटम्स निकालना सीखा था, उन फॉर्मुलों को रिवाइज करें। प्लस ये जो 11th की बुकलेट है, 11th की बुक है, उसके शुरू के चैप्टर्स को, शुरू के पन्नों को पढ़ें और प्लस यहाँ के प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार देखें, ताकि जल्दी ही इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है ना? तो अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। फॉर्मूला वाला पार्ट, कौन सा बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट आगे आएगा बेटा, आगे आएगा, अभी तो पूरा खत्म नहीं हुआ। एम्पिरिकल फॉर्मुला वाली भी बात करेंगे। पहले हम स्टोइचियोमेट्री डिस्कस करेंगे, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स, फिर लास्ट में एम्पिरिकल फॉर्मुला वाली बात। 2 मिनट की बात होती है, बचपन से करते चले आ रहे हैं। ठीक है ना? तो आज इतना ही करते हैं, अगली बार मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.